नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी नींव कैसी रखी गई थी, किस तरीके से इसकी रूपरेखा थी, इन सभी तथ्यों को देखेंगे। भारतीय संविधान के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका संवैधानिक विकास देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए जी, अब भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास क्या था और भारत के संविधान की रूपरेखा क्या थी। तो भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जो पहला मुगल काल, कंपनी का शासन और ताज का शासन। देखो जी, मुगल काल 1526 से शुरू होता है। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है और 1858 तक चलता है मुगल शासन। और इसी बीच कंपनी का जो शासन शुरू होता है 1773 से लेके 1858 तक चलता है। ये भी 1858 तक चलेगा और ये भी 1858 तक चलेगा। इसके बाद आता है ताज का शासन या क्राउन का शासन। वो चलेगा 1858 से 1947 तक चलेगा जी, जो कि आज़ादी तक चलेगा, भारत की आज़ादी। तो ये संवैधानिक विकास की 3 अंग हैं जिन्हें हम साथ साथ लेके करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे इस तरीके का। तो चलिए बात करते हैं मुगल काल के बारे में। मुगल काल की वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति था बाबर ने रखी थी और 1526 में रखा था। और अंतिम जो मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भी ये क्या है, कहाँ से आई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और इसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी। कंपनी का शासन अर्थात कंपनी को चलाने का शुरू में 2 संस्थाओं द्वारा चलाया जाता था। जो कंपनी का प्रारंभिक काम व्यापार करना था, इनका शासन करना नहीं था। इन्हें 2 संस्थाएं चलाती थी। एक थी बुक ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 2 संस्थाएं थी जो इसे चलाती थी। चलिए जी, आगे बात करते हैं। कंपनी के आरंभ में सिर्फ यह एक व्यापारिक कंपनी थी जो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के विजय के बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक मालिक बन बैठी थी। हुआ क्या था दोस्तों, ये 1757 तक तो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में कार्य कर रही थी। ये 1608 के आसपास में भारत में आ गई थी। उसके बाद में इसको मान्यता 1612 में आसपास इसको मान्यता मिल गई थी। और उसके बाद 1757 तक ये क्या है, भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य था व्यापार करना ही था। लेकिन इसी बीच 1757 में एक घटना घटित होती है, प्लासी का युद्ध। और उसमें प्लासी के युद्ध में कंपनी जीत जाती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और वहाँ से ये मालिकाना हक जताना शुरू कर देती है। तो चलिए देख लेते हैं भी कंपनी का जो युद्ध होता है वो पहला किसके साथ होता है। तो पहला युद्ध होगा प्लासी का युद्ध 1757 में होता है जी, जो होते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य होता है। जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है उन्हें सूर्य बंगाल का आखिरी नवाब भी कहा जाता है। ये बंगाल के नवाब थे और इनका एक सेनापति था मीर कासिम था, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है और नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। हारने का कारण, इन्हें युद्ध होने का कारण ये था प्लासी का युद्ध, कि नवाब जब देखते हैं कि एक कंपनी आई है भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और वो धीरे धीरे सैनिक दस्ते स्थापित करना शुरू कर रही है, तो जो नवाब था बंगाल का, उन्होंने क्या है, इसका विरोध किया और कंपनी को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो प्लासी नामक स्थान पे युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और कंपनी जीत जाती है। यहीं से ही कंपनी अपने पांव पसारने शुरू कर देती है भारत में। और दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। हुआ क्या था, अभी जो इसका नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर कासिम, उसे अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हें हम बंगाल का नवाब बना देंगे और तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो जो मीर कासिम होता है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर कासिम। लेकिन कुछ समय के बाद में मीर कासिम को हटा दिया जाता है और उसके जो ससुर होते हैं मीर जाफ़र, उन्हें बना दिया जाता है। मीर कासिम नाराज़ होकर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर वहाँ के जो शासक होते हैं मुग़ल शासक शाह आलम
जो शाह आलम होते हैं, शाह आलम द्वितीय होते हैं, उनसे वो बात करते हैं कि आपकी जो गद्दी है उसको खतरा है। एक कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी आई हुई है वो भारत में सैनिक दस्ते स्थापित कर रही है और भारत में शासन करने की प्लानिंग कर रही है, इस तरीके से यानी योजना बना रही है। तो उसके बाद वो अवध जाते हैं और वहाँ के जो नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, उनसे जाके मिलते हैं। देखो ये शुजाउद्दौला है, ये सिराजुद्दौला, दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद बंगाल से मीर कासिम, ये तीनों इकट्ठे होकर बिहार में एक जगह है बक्सर नामक स्थान पर 1764 में तीनों संयुक्त रूप से कंपनी के विरुद्ध युद्ध करते हैं और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो कंपनी का नेतृत्व करता होता है और इसमें भी कंपनी जीत जाती है। इन दो युद्धों के बाद में कंपनी के जो पांव होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, यानी भारत में उनका जो होता है अस्तित्व बन जाता है। इस दो युद्धों के बाद में कंपनी काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि भारत की बड़ी शक्ति थी मुगल और मुगलों को वो हरा देते हैं, यानी दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीन बड़े नवाबों को हरा देते हैं और उससे क्या है सभी भारत के अन्य रियासतें वो भी भयभीत हो जाती है और कंपनी का लोहा मानना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में बैठी हुई वहाँ की सरकार देख रही थी कि जिस कंपनी को हमने व्यापार करने के लिए भेजा था वो वहाँ पे शासन कर रही है, युद्ध कर रही है और युद्ध जीत भी रही है, तो वो क्या करते हैं 1773 का वर्ष था, 1773 में एक एक्ट लाते हैं भारत में जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। और एक लॉर्ड नॉर्थ उस समय होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति की सिफारिश पर एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट और भारत में आने वाला पहला एक्ट यही था। इससे पहले राजा ही शासन करता था, यानी इससे पहले लिखित कोई भी एक्ट नहीं था, ना ही भारत में लिखित रूप से कोई नियम थे या कानून। भारत में आने वाला सबसे पहला लिखित कानून जो था वो यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटेन की सरकार ने भेजा था अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो भारत में आने वाला एक्ट अगर आपसे पूछे तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 को आया था। इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे, इस एक्ट में प्रावधान किए गए थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद में बदल दिया था। तो बंगाल का गवर्नर था 1757 में, 1764 में, उस समय बंगाल का गवर्नर था यानी सेना का गवर्नर था, उसको बाद में पद बदलकर उसका क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। और पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। अब ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी पूछेगा, भारत का पहला वायसराय भी पूछेगा और फिर दोबारा से भारत का गवर्नर जनरल भी पूछेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव थे, अकेला गवर्नर, बंगाल अकेले पे गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग बताना है जी आपने, इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना और शॉर्ट में ये नोट्स आप बना लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या प्रावधान किया गया था, यानी कलकत्ता में एक एपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। हुआ क्या था, इससे पहले भारत में न्यायपालिका नहीं थी, यानी राजा जो बोल देता था राजा ही न्याय करता था और अन्य कुछ नहीं था। लेकिन भारत में न्यायपालिका का जन्म अगर आपसे पूछे कौन से एक्ट के तहत होता है तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है। कब हुआ, 1774 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले आगे जाके कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था तो इसका मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजा इम्पे थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे फिर पूछ ले कि अन्य न्यायाधीश कितने थे तो अन्य न्यायाधीश 3 थे, यानी टोटल 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे व अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, दूसरे थे लेमेस्टर और तीसरे थे हाइड। ये तीनों न्यायाधीश थे। और कई अधिकतर किताबों में लिखा होता है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, ये एपेक्स कोर्ट थी। इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यानी इस कोर्ट का कोई भी मामला था अगर ऐसा लगता था कि इसमें ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसके खिलाफ लंदन में प्रीवी काउंसिल में
इसकी अपील की जा सकती थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अर्थ होता है सुप्रीम अंतिम पावर, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो हमें मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। अब अधिकतर अध्यापक होते हैं यहाँ, अधिकतर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाया जाता है कि भारत में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं होती, ये एक एपेक्स कोर्ट की स्थापना थी जी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषता थी। और क्या किया गया है वो भी देख लेते हैं। और इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत के गवर्नर और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि भारत का जो गवर्नर है और उसकी जो काउंसिल है वो नए नियम बना सकती हैं, अध्यादेश जारी कर सकती हैं, उन्हें ये शक्ति दे दी गई थी। दोस्तों अध्यादेश, अब आप कहोगे अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है आधी शक्ति, मतलब पूर्ण रूप से कानून नहीं होता है, आधा कानून होता है। अध्यादेश यानी आधा कानून, उससे पूर्ण रूप से वो होता है कानून की तरह ही है, लेकिन कुछ समय के लिए वैलिड होता है। यानी अध्यादेश की समय सीमा होती है भी, इस समय से लेके इस समय तक वैलिड रहेगा, यानी एक समय में आके ये खत्म हो जाता है, जबकि जो पूर्ण कानून बनता है वो हमेशा के लिए रहता है। तो अध्यादेश का मतलब होता है आधा कानून, यानी एक निश्चित समय अवधि तक जो कानून रहे हुए अध्यादेश होता है। आगे बात करी जाए रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार में एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कह दिया गया था कि आप एकाधिकार नहीं रख सकते हो, आपको सूचना ब्रिटेन की सरकार को देनी पड़ेगी। यानी इससे पहले क्या था? 1773 से पहले क्या होता था? कंपनी जैसा चाहती थी वैसा अपना व्यापार कर रही थी, जितना चाहती उतना लूटपाट कर रही थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी पूर्ण रूप से। अब और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास, इसमें संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास कर दिया गया था। यानी इसमें कुछ मेंबर्स को चुन के भेज दिया गया था, मनोनीत करके भेज दिया गया था कि आप जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखने के लिए भेज दिया गया था। तो ये संसदीय प्रयास था पहला, यानी नियंत्रण करने पर। और इसके अलावा इसमें क्या था? मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया भी। तो था क्या रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या भारत में जैसे ये भारत है तो ये बम्बई है, यहाँ का गवर्नर अलग कार्य करता था, मद्रास था वहाँ का गवर्नर अलग कार्य करता था, और बंगाल का गवर्नर अलग अलग था। शहरों की शक्तियाँ अलग अलग थी, यानी सभी को समान शक्तियाँ थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में ये बता दिया कि अब ये बम्बई मद्रास बंगाल के अधीन रह के कार्य करेंगी, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रह के कार्य करेंगी। तो ये प्रावधान कर दिया गया था। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी उसे बोलते थे कंपनी की गवर्निंग बॉडी बोलते थे, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। और इससे भारत में उसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। यानी चाहे तो आप सैनिक राजस्व संबंधी या नागरिक संबंधी सैन्य मामलों की जानकारी देना जरूरी कर दिया था, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ब्रिटेन की सरकार को। तो एक तरीके से शिकंजा कस रहे थे धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ये सरकार के द्वारा भेजी जरूर गई थी, लेकिन पहले शुरू में सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में धीरे धीरे क्या ये शासन एक कंपनी कर रही थी, ब्रिटेन शासन नहीं कर रहा था, ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे वो शासन कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखना। जब ये 1858 के बाद में ब्रिटेन शासन शुरू करेगा अपना, जिसे बोलते हैं ताज का शासन या क्राउन का शासन। तो चलिए आगे बात करते हैं। और इस एक्ट में क्या था? इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये कह दिया गया था कि आप भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते हैं, आप रिश्वत नहीं ले सकते हो, और आप अपना निजी व्यापार भी नहीं कर सकते हो। आपको कंपनी के अधीन रह के कार्य करना पड़ेगा, और कंपनी को ब्रिटेन की सरकार के अधीन रह के कार्य करना पड़ेगा। तो अब ये एक तरीके से ये रिश्वत और उपहार लेने की मनाही कर दी गई थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रिश्वत और उपहार लेने की मनाही कौन से एक्ट में की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। अब बात करते हैं, अगला जो एक्ट आएगा वो आएगा
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, 1773 के बाद में आने वाला एक्ट था 1781 का। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आने वाला था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की आंतरिक दोषों यानी उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट आया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। आया था 1781 को आया था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया। विधि दोस्तों कानून होता है, यानी कलकत्ता की सरकार अब पूरे बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे विधि बना सकती, यानी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। अब बंगाल की बात करेंगे तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, पश्चिमी बंगाल अकेला काउंट नहीं करना, बांग्लादेश को भी काउंट करना है। यानी बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल दोनों एक ही थे उस समय और पूरे को बंगाल बोला जाता था। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद बात करें पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आया था और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण भी है। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश राज का बताया गया था। यानी ब्रिटेन की सरकार ने ये कह दिया था कि जिस जगह पर कंपनी शासन कर रही है वो अब ब्रिटेन का है, भारत का नहीं है। यानी वो अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, इस पे भारतीयों का कोई अधिकार नहीं है। अब आप हमारे गिलो, यानी पहली बार अपना आधिपत्य जमाने वाला जो एक्ट था, जिसमें कहा गया था, अगर आपसे पूछ ले कि कौन से एक्ट के तहत ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था लिखित रूप में, तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करें और इसमें क्या था, कंपनी में व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए थे। पहले क्या था, कंपनी ही व्यापार करती थी और कंपनी ही राजनीतिक कार्य करती थी। लेकिन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया था, दोनों काम अलग अलग कर दिए गए थे। यानी कंपनी अलग करेगी, व्यापार अलग, राजनीतिक काम अलग। व्यापारिक गतिविधियाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया था और राजनीतिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया था। ठीक है जी, ये दोनों अलग अलग कर दिए थे। यानी जो व्यापार है वो तो करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो राजनीतिक जिससे किसी संधि समझौते जो भी है राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे आज से। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये प्रावधान कर दिया गया था। और इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी जो कंपनी का गवर्नर जनरल था उसको इस एक्ट यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर वो पड़ोसी राजाओं से युद्ध करता है या संधि करता है तो उसे कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर वो स्वीकृति देंगे तो आप युद्ध कर सकते हो, तो आप संधि कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से गवर्नर जनरल पर भी कंट्रोल स्थापित हो गया था, किसे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये प्रावधान कर दिए गए थे। तो ये थे आज के एक्ट जिसके बारे में बात की थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो हम अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं कंपनी के शासन के बारे में, बात कर रहे हैं। कंपनी का शासन जो शुरू होता है वो मैंने बता दिया था 1773 से शुरू होगा और 1857 तक चलेगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है और 1858 तक चलेगा जो कंपनी का शासन होगा। यानी एक व्यापारिक कंपनी का शासन चलेगा 1773 से 1858, और साथ साथ में मुगलों का शासन भी साथ साथ में चलेगा जो कि 1858 तक रहेगा। अब आप कहोगे कि भारत में दो शासन कैसे चल सकते हैं, तो दोस्तों क्या था कि जैसे ये भारत है इस तरीके ये जैसा भी बना है थोड़ा देख लेना, तो जो मुगल थे वो शासन कर रहे थे इस जगह पे, इतनी जगह पे, और जो अंग्रेज़ थे वो शासन कर रहे थे इस जगह पे। तो ये क्या था, तभी ये समय साथ साथ में, यहाँ मुगल थे यहाँ अंग्रेज़ थे, तो तभी ये साथ साथ में करा जा रहा है। यानी यहाँ भी अंग्रेज़ थे तो तभी ये इसका शासनकाल साथ साथ में चलेगा। तो मुगल काल भी साथ में चलेगा 1858 तक और कंपनी का शासन भी 1858 तक चलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।